नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। आज़ादी के अमृतकाल महोत्सव के उपलक्ष्य में 77वीं आज़ादी की वर्षगांठ कल पूरा देश मनाने जा रहा है और इस मौके पे अब की बार जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा थीम दी गई है, मेरी माटी मेरा देश, जिसके चलते अक्रॉस द इंडिया लोगों को, खासतौर तौर पे बच्चों को अपनी माटी से जुड़ने का सौभाग्य मिलेगा और उनको जानने का सौभाग्य मिलेगा। और वहीं से गांव-गांव से माटी जाएगी कर्तव्य पथ पे और वहाँ पे राष्ट्र निर्माण की भावना और राष्ट्रीयता की भावना का एक प्रतीक जो है वो होगा। इन सारी चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए जम्मू में भी अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं और ग्रेटर जम्मू वर्चुअल की भी एक खास पहल, जिसमें हम आर्मी वेटरन्स के साथ और खासूसन तौर पे जिनका तजुर्बा आर्मी के साथ तो है ही है, सर्विस में सर्वोच्च सेवा का, लेकिन इसके साथ साथ एनालिस्ट हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के ऊपर खास नज़र टिकाए रखते हैं। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, सन ऑफ द सॉइल ब्रिगेडियर विजय सागर धिमन जी की बात कर रहा हूं। अक्सर आप इनको हमारे साथ सुनते रहते हैं। सर, आपका ग्रेटर जम्मू में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी चैनल पे हमें इनवाइट किया। सर, जिस तरीके से मेरी माटी मेरा देश एक कैंपेन चलाई जा रही है, इस कैंपेन को कैसे देखते हैं आप, जहां पे बच्चों को अपनी माटी से रूबरू होने का और खासतौर तौर पे जब विभाजन हुआ उससे जुड़ने का मौका मिल रहा है? बहुत बढ़िया कैंपेन है, जो यंग बच्चे ऊपर आ रहे हैं वो करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है जो मुझे स्ट्राइकिंग लग रही है, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। श्रीनगर में आज तक जो पता नहीं क्या क्या होता आया था, होता तो खैर 75 साल से था या उससे भी पहले था, बट स्पेशली 90 के बाद, क्योंकि मैं वहाँ पे 3 अपॉइंटमेंट्स कर चुका हूँ, काउंटर इंसर्जेंसी में, यूनाइटेड नेशंस में, तो मैंने वहाँ जिस किस्म का माहौल ऑब्जर्व किया था वो आज मैं देख रहा हूँ कि वहाँ मेरी माटी मेरा देश की जो रैलीज़ हैं वो कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट, हर गांव में, हर ब्लॉक में निकल रही हैं। आई मीन दिस इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूशन। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, क्योंकि इसके नेसेयर्स भी हैं जो सेपरेटिस्ट हैं, वो इसको अपोज भी कर रहे हैं, ओपनली नहीं तो ओवरटली नहीं तो कोवर्टली। ऐसी फोर्सेस हो सकते हैं जो अपने राष्ट्र के इस प्रकार की शानदार कैंपेन को अपोज कर। पॉइंट ये है कि जो झूठ फैलाया गया नैरेटिव, राइट फ्रॉम द वर्ड गो एंड 370 कैसे आया, अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएं तो ये तो नेशन के जो यंग माइंड्स हैं उनको सबवर्ट कर दिया। छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, आपको पता बारामूला में क्या हुआ था अक्टूबर 47 में? ऑपरेशन गुलमर्ग में पाकिस्तानी आर्मी सपोर्टेड, मोटिवेटेड बाय ब्रिटिश अलॉन्ग विद दी कबाइलीज नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, उन्होंने आगे रेप किए, बारामूला गंद मचाया। इवन कि वो पीओजे के जो आज का हिस्सा है वहीं से उस रास्ते से आए। और 97 में वहाँ पे एक आयरिश नन थी, 92 ईयर्स ओल्ड। मेरा इंटरव्यू अभी भी उसका मेरे पास है, वो अपनी जो किताब लिख रहा हूँ उसमें मेंशन करूँगा। शी टोल्ड व्हाट एवर हैपेंड। अच्छा, उसी दिन शाम को मेरे एक दोस्त हैं, जो कि कितने साल के हैं, मैं जरूर चाहूंगा एक बार फिर। 92 ईयर्स की थी, 92 साल की, 97 में 1997 में जब मैं वहाँ गया हूँ, यूनाइटेड नेशंस के मेरे चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर्स थे, कोरिया के जनरल थे, तो बोले मुझे यहाँ दिखाओ बारामूला में क्या है। तो चूंकि वो क्रिश्चियन है तो बोले चर्च में भी चलते हैं, तो हम वहाँ गए तो उन्होंने मैं चाय पिलाई। ये ओल्ड लेडी 92 ईयर्स की आई, तो मैं चूँकि यहाँ का हूँ तो मैंने पूछा, मैडम क्या हुआ था 1947 में? एंड शी टोल्ड मी व्हाट एवर। तो आई विटनेस, जो उनके साथ रेप हुआ, शी वॉज रेप्ड हरसेल्फ, शी सफर्ड दैट, यू नो। तो उन्होंने सारी कहानी बताई, तो मैंने लिख ली और रिकॉर्ड भी कर ली। उसके बाद उसी दिन शाम को, चूँकि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, तो मेरे कुछ दोस्त बारामूला में भी हैं, मैं उनके घर में शाम को चला गया मिलने के लिए, चाय पी रहे थे, और उनकी बेटी थी एक MA हिस्ट्री कर रही थी, ठीक है। वो बच्चा बैठा मेरे पास, तो मैंने ऐसे ही नॉर्मल कहानी शुरू की। मैं कहा देखिए आज हम मैडम के पास नन चर्च में गए थे, तो उन्होंने बताया ऐसे हुआ। अब देखो, ये MA हिस्ट्री का बच्चा कोई छोटा स्कूल गोइंग दूध पीता बच्चा नहीं है, मास्टर्स कर रहा है यार। कहती अंकल ये आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी हुआ था, ये तो इंडियन आर्मी हमें आके रेप कर रही थी, लूट रही थी, ये जो आए पाकिस्तान से रेडर्स वो हमें बचा रहे थे। तो इस तरह से नैरेटिव बिल्डिंग हुई है यंग माइंड्स की। अब जो आपका ये कैंपेन चला है, इसमें आप बताएंगे कि इंडिया में क्या है। पाकिस्तान तो एक्सपोज हो चुका है, परंतु देखिए कश्मीर वालों का अभी भी नैरेटिव क्लियर नहीं है। कोई कहता है ऑटोनॉमी चाहिए, कोई कहता है हमें पाकिस्तान चाहिए, कोई कहता है सेल्फ रूल चाहिए, कोई कहता है इंडिपेंडेंस, कोई कहता है अभी भी बात करो। आई मीन अभी भी उनके जो हम कहते हैं कि वो इकट्ठे हैं, नॉर्मली यही बोला जाता है, परंतु उनका माइंड अभी भी क्लियर नहीं है। वेयर जम्मू में एक ही एजेंडा है, एक ही एजेंडा पे हम चलते हैं कि वी आर इंडियंस,
हम भारत माता की जय बोलेंगे, तिरंगा उठाएंगे, सब कुछ करेंगे। और ये वाली जो ताकतें जो इनको इन्फिल्ट्रेट कर रही हैं जम्मू के अंदर। ब्रिगेडियर देवेंद्र, मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा बात डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात पे भी आऊँगा। लेकिन इस कैंपेन को कैसे देखते हैं? मैं वही बोल रहा हूँ कि ये कैंपेन जो है इन सब चीज़ों को नेगेट करेगा। मेरी माटी मेरा देश के बाद जो ये कैंपेन चला है, और जिस मैं मानना चाहता हूँ कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ईमानदारी से चलाया है, बच्चों को हाथ में तिरंगा दे के हर घर तिरंगा कैंपेन किया है। हम भी देख रहे हैं, इससे उनको कल सुचेतगढ़ बॉर्डर भी गया था, एक टूर गया था, कल एक प्रोग्राम भी चल रहा था। मतलब कि लोकल फोक को भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और बहुत सारी कहानियाँ बताने की कोशिश की जा रही हैं, और लोकल जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इस चीज़ से क्या होगा कि जो यंग बच्चे आए हैं, जब वो तिरंगा हाथ में पकड़ेगा तो पूछना चाहेगा कि इसमें है क्या। तो जब उसको पता चलेगा, अभी देखिए हमारी अगर स्कूल कॉलेज की बात करें तो हमारा जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है अबाउट द इंटरनेशनल इवेंट्स बहुत ही कम है, क्योंकि वो अभी भी ना, जो लॉर्ड मैकॉले 1832 में शायद जो एजुकेशन सिस्टम दे गया वो अभी भी चल रहा है। अभी कुछ मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, बट अभी भी यानी कि कॉलेज में जब बच्चा पहुंचता है तो फिर उसको कुछ समझ में आना शुरू होता है। पर ये बच्चा जब बोलेगा कि तिरंगे का मतलब क्या है, क्यों पकड़ा है मेरे हाथ में, तो तब उसको जब पता चलेगा तो वो शायद सोशल मीडिया में सर्च करेगा, इंटरनेट सर्च करेगा, तो उस तरीके से वो देश प्रेम की भावना जागेगी। और जो हमारे पॉलिटिशियंस ऑल ओवर द कंट्री, उन्होंने जो गंद मचाया हुआ है, जो डिटेरियोरेशन हुई है 47 से आज तक, तो उसको मैं छेड़ूंगा नहीं। परंतु अगर ऐसे कार्यक्रम चलते रहें तो जनता अपने आप खुद जगेगी और उनको पॉलिटिशियंस के ऊपर गाइडेंस के लिए निर्भर नहीं करना पड़ेगा या मोटिवेटेड। देखिए लीडर्स तो वही हैं, अब गाइडेंस की जिम्मेवारी तो उनकी है। पर अब क्या है कि हम कैसे कैसे बंदों को बनाते हैं, अब ये बात तो हम डिस्कस ना ही करें तो सारा दिन यहीं निकल जाएगा। तो इस चीज़ को अगर हम देखें, पॉलिटिक्स में भी देयर नीड्स टू बी ए बिट ऑफ अ क्लीनिंग सिस्टम। और अगर आज जम्मू में देखें तो मेरे ख्याल चौधरी लाल सिंह से ज़्यादा ईमानदार आदमी कोई ज़िंदगी में आपको बाकी वाले नाराज हो जाएंगे। वो नाराज कोई बात नहीं, मैं तो सच बोल रहा हूँ ना। मेरी माटी मेरा देश वो कह रहे हैं, उसमें लाल सिंह को प्रमोट कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि हम जब जम्मू कश्मीर की, अब आपने बोला बात करने की, तो लीडर्स और भी हैं, बट कोई खुल के नहीं आता जैसे चौधरी लाल सिंह आता है, और खुल के चोट करके कोई नहीं बोलता। और आज लोग उसको अभी भी, जैसे उस दिन किसी ने कई इंसिडेंट्स बता सकता हूँ मैं, उधर अपना हॉस्पिटल में था तो एक किसी के मदर की डेथ हो गई, तो ओल्ड लेडी थी, कहती जब चौधरी लाल सिंह जिंदा मिनिस्टर होता ना, मेरी माँ नहीं मरती। अब इस किस्म के लोग याद करते हैं। मैं किसी को कोई फेवर नहीं कर रहा, आई एम बीइंग एनालिस्ट। अगर ये झूठ है तो मुझे बताइए। तो इसलिए ये मेरी माटी मेरा देश एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, शायद वो हमारे जो मिनिस्टर्स थे, इवन जम्मू के मिनिस्टर्स थे, उनकी जिम्मेवारी थी करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए। कहीं ना कहीं वो पिछड़ गए, बहुत ही ज़बरदस्त पिछड़ गए। और शायद मुझे लगता है कि नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में पिछड़ गई। और जो पिछले 9 साल से माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रखे हैं, ये पिछले साल उन्होंने तिरंगा रैली, हर घर तिरंगा का जो उन्होंने आह्वान किया था, आपकी बार मेरी माटी मेरा देश, वही जो चीज़ आप कह रहे हैं, वही जो फौजी के दिल में होनी चाहिए, उसी को मैं आपको वही बताऊँ ना, हर घर तिरंगा। मैं बड़ा रेयरली बाई ट्रेन ट्रैवल करता हूँ जयपुर। उस दिन किसी वजह से कोई सामान ज़्यादा था। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये दिल्ली, जयपुर, जम्मू और कश्मीर, जहाँ 4 जगह जो है अक्सर ट्रैवल करते रहते हैं। अगर महीने में 4 हफ्ते हैं तो ये चारों जगह देखने को मिलते हैं जी। तो मैं जब सुबह ट्रेन में उठा और ट्रेन राजस्थान एंटर कर चुकी थी, और राजस्थान आपको पता है मोस्टली डेजर्ट है, तो वहाँ पे गांव है, छोटे छोटे टुकड़े हैं। जब ट्रेन गुजर रही है, मैं जिस गांव के सामने जाऊँ हर घर में तिरंगा लगा हुआ है। मैंने कहा यार, कल तक तो लोग मोदी को गालियाँ दे रहे थे कि ये घंटियाँ बजा रहा है, पैंडेमिक में थालियाँ बजा रहा है। मैं कहा चाहे वो थालियाँ बजवा रहा है या झंडे लगवा रहा है, बट साइकोलॉजी जो नॉर्मल जनमानुस की है उस पर 100% फ़र्क पड़ रहा है, पॉजिटिव फ़र्क पड़ रहा है टुवर्ड्स देश प्रेम। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि टूवर्ड्स द देश प्रेम। हालांकि जम्मू कश्मीर की बात करें, 47 का वो वाक्य जब, हालांकि इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जम्मू कश्मीर जो उस समय सोवरजन और इंडिपेंडेंट स्टेट थी, इसका विभाजन हो, इलीगली पाकिस्तान के पास चला गया। वो दर्द आज भी कई लोगों को है, उनकी परिवार चले गए हैं। और बहुत बार हमने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री हों, अमित शाह जी हों, जहाँ राजनाथ जी हों, इन्होंने कहा कि हम POJ को वापस लेंगे। उस वाक़े को 47 में, और जो परिवार अलग हुए हैं, आप आज के सिनेरियो में कैसे? मैं एक किसी रैली चल रही थी उनकी, मैं वहाँ खड़ा था, मैंने उनके लीडर्स का नाम लेना ठीक नहीं होगा, मैंने पूछा, मैं कहा जी आप क्या वर्ड मैंने यूज़ किया था, आप डिस्प्लेस्ड हैं तो कैसा सोचते हैं? जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, आप सवाल पूछते हैं ऐसा। वो कहते हैं हम डिस्प्लेस्ड है ही नहीं। मैं कहा एक्सक्यूज़ मी, कहते हैं हम डिस्प्लेस्ड नहीं हैं। मैं कहा क्या है? कहते हैं हम मिसप्लेस्ड हैं, कि लोग हमें भूल गए हैं।
यानी कि हमें याद ही नहीं रखते कि हम इस कंट्री के, हम यहाँ वोट नहीं डाल सकते, हम यहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते, हमारे पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या नहीं, मैं इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी ये करूंगा कि जो वेस्टर्न पाक रिफ्यूजी हैं जो 65 और 71 में, वो उनके पास वोटिंग का राइट नहीं था, लेकिन पीयूष जेकिन तो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर हैं, उनके पास वोटिंग का राइट था। मैं वही बोल रहा हूँ। सबसे पहले ये सोचिए, ये ब्रिटिश ट्रेचरी थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, उन्होंने आपको डोगरा सर्टिफिकेट अवार्ड किया, समझते हैं मेरी बात? वो आपको कोई फ्री में कोई वो बूटी नहीं दी गई थी, वो आपने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनके साथ बहादुरी के कारनामे दिखाए डोगरों ने। तो डोगरा सर्टिफिकेट मीन्स कि अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है या आपके कोई दूसरे पैरामीटर्स पूरे नहीं हैं तो यू आर एग्जेम्प्टेड, आपको प्रेफरेंस मिलेगी जो भी उससे मिलता है। तो वो कोई खैरात नहीं थी, दैट वाज डोगरास डिजर्व्ड एंड दैट दे अर्नड इट, ठीक है। उसके बाद जब वो वापस आए, अब ब्रिटिश ने जब प्लान बनाया, अगेन लंबी कहानी बट आई कट इट शॉर्ट, प्लान बनाया कि हमें महाराजा हरि सिंह तो पाकिस्तान ज्वाइन करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, इंडिया में शायद ज्वाइन करेगा। जी, जो अभी आपने बात कही है, बड़े सारे लोग इस बात को मानने को, वो हम किसी दिन डिस्कस करते हैं, पहले लेट्स फिनिश दिस वन। तो उन्होंने प्लान बनवाया, यानी कि माउंटबेटन ने ऑर्डर दे दिया। अब वहाँ पे तंत्र क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन हेड, लॉर्ड इसमें प्राइम मिनिस्टर एटली का स्पेशल एडवाइज़र, उसका चीफ ऑफ स्टाफ, उसके नीचे दोनों जो आर्म फोर्सेस थी उनके जो ऊपर थे फील्ड मार्शल ऑकनलिक, इंडिया के जनरल रॉय अपना लॉकहार्ट, उधर मैसरवी, जम्मू कश्मीर में स्टेट्स के हेड मेजर जनरल स्कॉट, पुलिस के हेड पॉवल, और अपने प्रधानमंत्री आरसी काक जो देशभक्त हैं, महाराजा हरि सिंह के खास थे, उनकी वाइफ ब्रिटिश। अब ये सारे इन्वायरमेंट में उन्होंने बोला महाराजा तो आ नहीं रहा, अटैक करना है। 18 अगस्त 1947 को, अभी कुछ नहीं हुआ था, ये ऑप ऑर्डर ऑपरेशन गुलमर्ग साइन हो चुका था बाई जनरल मैसरवी। ये तो मेजर कालकट थे जो बीएम बनू ब्रिगेड के, उनके हाथ में ये पड़ गया, और वो बड़ी मुश्किल से पिक्चर बन सकती है वो कैसे एस्केप करे और आके दिल्ली आए 18 अक्टूबर को सरदार गुड्स ट्रेन में, बल्कि सरदार बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर, ब्रिगेडियर कुलवंत सिंह डीएमओ, उसके बाद में कर्नल थापर उनके अगेन वहाँ पे, उनको बोला, उन्होंने माना ही नहीं उन्होंने कि 22 को हो सकता है। तो खैर वो हुआ, ट्रेचरी थी, और कहते हैं ये आप झूठ बोल रहे हो। अगर हम ये झूठ बोल रहे हैं तो ये रिकॉर्डेड है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की किताब में, जो 87 तक उन्होंने पब्लिश नहीं होने दी कांग्रेस गवर्नमेंट ने। 87 में पब्लिश हुई, आज हमें उसका पूरा अकाउंट मिलता है। फिर जब महाराज ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने अपने 100 बंदों के साथ उनको 5 दिन की डिले दी, विच इज़ इम्पॉसिबल, आज तक किसी लड़ाई में हुआ नहीं। अगर आप बैटल ऑफ थर्मोपल्ली भी लेते हैं तो उसमें भी वो बचा नहीं पाए, ब्रिगेडियर राजेंद्र ने बचाई। अब बैटल ऑफ सारागढ़ी लेते हैं तो सारागढ़ी में एक छोटी सी आउटपोस्ट थी, उन्होंने जान की कुर्बानी दी पर बचा फिर भी नहीं सके। उसी तरह से अगर आप बैटल ऑफ हाइफा देते हैं, जहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर की जो बॉडीगार्ड कैवलरी थे, वो भी उसकी भी डिटैचमेंट्स थी, हालांकि वो कर्नाटक कैवलरी या हैदराबाद कैवलरी या जोधपुर कैवलरी थे, पर हमारी भी वहाँ थी। तो ये सारी चीज़ें कंपेरेबल नहीं हैं। तो उन्होंने कश्मीर को बचाया कि इंडियन आर्मी वहाँ लैंड करे। अगर वो इंडियन आर्मी वहाँ लैंड नहीं करती और ये 7 घंटे में जो मुजफ्फराबाद से उन्होंने पहुँचना था श्रीनगर, महाराजा को अरेस्ट करते, उनसे ज़बरदस्ती इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराते इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। ये सारी चीज़ें हिस्टोरिकल हैं, नहीं मतलब कि क्या उनका पर्पस क्या था? उनकी असैसिनेशन करते, शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट करके मोहम्मद जिन्ना को देते, तो ये सारी की सारी हमारी शायद लाइन ऑफ कंट्रोल पीर पंजाल पे होती, और फिर अखनूर से हमला करते, शायद ये पूरी की पूरी स्टेट जो थी पाकिस्तान में होती और हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर लखनपुर में, गुरदासपुर में होता। कि पूरा भारत बोलता है कि कश्मीर हमारा मुकुट है। तो मुकुट आपको किसने दिया यार? अपनी जान की बाजी लगा के आपने उनको महावीर चक्र से छोड़ दिया, आप उनको परमवीर चक्र देते। उनकी कुर्बानी का मेजर सोमनाथ शर्मा, वी आर प्राउड ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा एज वेल, तो उतनी हमें उन पर भी गर्व है, पर इनकी कुर्बानी क्या कम थी? तो इनको भी देते, उनको भी दे दो, कोई बात नहीं। राजेंद्र सिंह, फिर उनको कहते हो मुकुट है, मुकुट किसने दिया यार? मुकुट किसने आपके सिर पे पहनाया? वो जिस आदमी ने जान दी वो भारत रत्न नहीं होना चाहिए। मैं क्रिकेटर हूँ, सचिन तेंदुलकर मेरे काफ़ी, मैं उनका फ़ैन भी हूँ, ख्याल छोटे हैं हमारे, काफ़ी बाद में आए, उनको आपने भारत रत्न दिया। तो फौजी बातें हैं, नहीं, आपका तजुर्बा भी है, नहीं, भारत रत्न आपने उनको दिया देश को ओवरसीज़ में इज्जत दिलाने के लिए। यहाँ तो उसने मुकुट दिलवाया आपको यार, ये भारत रत्न नहीं बनता, वो भी डोगरा।
और 25,000 डोगरे निकले स्टेट बनाने के लिए। क्या वजह रही कि नहीं हुआ? चलिए इसी बात में क्या वजह? बड़ी सिंपल सी वजह थी, क्योंकि नेहरू और शेख का जो कॉम्बिनेशन था उसने पहले महाराजा को बाहर निकाला, विच इज़ वेरी अनफेयर। अगर किसी दिन बता दूं आपको कि हालांकि इस समय 77वीं वर्षगांठ होने जा रही है, लेकिन अभी भी जहां हम चंद्रयान पे पहुंचने की बात करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का जिक्र करें तो महाराजा साहब, शेख अब्दुल्ला, पंडित नेहरू, इसका जिक्र ज़रूर मुझे लगता है कि आता है। तो ये देखिए ना, ये आपने बोला कि क्यों नहीं मिला उनको। 1948 में जाके एक आर्मी के सीनियर जनरल ब्रिगेडियर राजेंद्र के घर जाते हैं 1 साल के बाद, और उनकी वाइफ को देते हैं ये जी आपका महावीर चक्र। यार आज हम महावीर चक्र, परमवीर चक्र रिपब्लिक डे परेड में प्रेसिडेंट खुद देता है, और उसके लिए दरबार हॉल में फंक्शन होता है अवार्ड्स के लिए। तो आपने उनको एक ओल्ड लेडी को जो मिसेस राजेंद्र सिंह थी, रमा देवी, उनको पकड़ा के अपना काम खत्म कर लिया। पूरी जो आप अभी बात बता रहे थे, आप इसको चाहते हैं कि लोगों तक भी पहुंचे, शायद इसलिए कि मेरी माटी मेरा देश। बिल्कुल यही है मेरी माटी मेरा देश। ये मेरे देश की कहानी है जो लोगों को नहीं पता है, और इवन जम्मू कश्मीर के लोगों को पता नहीं है। मेरा दुखड़े तो यही है, जम्मू द दुखड़े, जो मैं किताब लिख रहा हूँ उसका अंग्रेजी में किताब है, नाम है जम्मू द दुखड़े, और उसको मैं उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन दूंगा क्योंकि वर्ल्ड सीज इट कि हमारे साथ क्या धोखा हुआ। प्रमोशन भी अच्छी कर लेते हैं, हालांकि बड़ी सीरियस डिस्कशन चल रही है, लेकिन साथ ही में अपनी किताब की प्रमोशन है कि जम्मू दे दुखड़े डोगरी नहीं अभी रेडी नहीं है, डोगरी कोट और ऊपर लिखा था, शायद जिन्ना के दुखड़े ने सानू सुनाए ना, शायद इससे ज़्यादा होंगे उसमें। मेरी माटी मेरा देश इस समय जब पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, और कहीं ना कहीं जम्मू के लिए ये खास है, जम्मू कश्मीर के लिए खास है, क्योंकि यहाँ के जो नुमाइंदे हैं और जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस दिए हैं। जहाँ पसीना बहाया, वहीं दूसरी तरफ अपना खून बहा के इस आज़ादी को पाया, और ये खून सिर्फ 47 में नहीं बहा, ये खून आज भी बॉर्डर के ऊपर, चाहे वो आर्मी अपनी सेक्रीफाइस देने के लिए सदैव तत्पर है, वहीं जो आम नागरिक है बॉर्डर फायरिंग के चलते आज भी अपना पसीना और खून बहा रही है, और इस आज़ादी को पूरे तरीके से अपनाए हुए हैं। पर हाल अपनी वैल्यूबल राय हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो जानकारी जी पहले सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमने आपने बोला जम्मू के दुखड़े, मैंने भी एक बड़ी ग्रिम पिक्चर पेश की है, बट लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है कि हमें बाहर होराइजन पे हमें कोई किरण नज़र नहीं आ रही। मैं आपको बता रहा हूँ, हम सब लोग बातें करते हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ एक पद्मश्री थे, नाम लेना ठीक नहीं है, उनको भी हमने यही बोला, तो उन्होंने बड़े ज़ोर से बोला कि देखिए आज हम बिखरे हैं, ठीक है, हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं पर हमारी मंजिल एक है। तो एटलीस्ट जब ये उन्होंने आगे बोला है तो मुझे लगता है कि इट इज़ नॉट एज द एंड ऑफ द डे, यानी कि रोशनी की किरण अभी बाकी है। परंतु मेरा सिर्फ मैसेज आप सब लोगों को ये है कि अगर ये अलग अलग रास्तों पे अकेले अकेले चल के काम करेंगे और मंजिल चाहे एक ही हो, तो आपको बहुत मुश्किल टाइम भी लगेगा और दिक्कत भी आएगी। साथ में मिल जाएंगे, अंग्रेजी में एक वर्ड है सिनर्जाइजिंग द एफर्ट। सिनर्जाइज का मतलब होता है 1 + 1 = नॉट इक्वल टू 2, 1 + 1 = 3 और 1 + 1 = 11। तो वो सिनर्जाइजिंग, अगर आप इकट्ठे मिलकर चलेंगे एक ही रास्ते पे, क्योंकि मंजिल तो सेम है, आपको तो मंजिल से मतलब है, इकट्ठे चलने पे अगर आप चल पड़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा, और जो डोगरा रेस की जो पुरानी वो रिवायतें हैं वो उभर के आएंगी और दुनिया डोगरा उसको जानेगी। ब्रिगेडियर साहब, आपने बेशकीमती समय निकाला और खासूसन तौर पर बेशकीमती जानकारी जो साझा की, इसके लिए काफ़ी आभार है। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी एक बार ज़रूर अपनी वैल्यूबल राय भी कमेंट सेक्शन में रखें कि इस जानकारी को आप कैसे देखते हैं, किस प्रकार से समझते हैं, क्या आपको पहले पता था कि नहीं पता था। एक बार फिर आपका बहुत बहुत आभार कि आपने बेशकीमती समय निकाला। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। आपके व्यूअर्स को भी धन्यवाद। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा, और अगली अपडेट के लिए देखते रहें ग्रेट जिम वर्चुअल। मैं पंकज खजुरिया, जय हिंद।